ये खंड यह है और इस खंड का जो प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का होता है और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा में एक प्रश्न और दिया होता है और दोनों में से कोई एक प्रश्न ही आपको पेपर में हल करना होता है। तो ये प्रश्न संख्या 6 है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी समय माध्यम के विद्युत धारणशीलता किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न ये है, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रश्न को जो है छोड़ रहे हैं और जो प्रश्न मैं इस सेट में छोड़ दूंगा उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में ये सभी छूटे हुए प्रश्नों को हल करेंगे और अथवा में ये प्रश्न दिया है जिसको हम आज करेंगे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये एक डेरिवेशन है तथा इसके साथ एक न्यूमेरिकल है। किसी चालक की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर या पर मीटर क्यूब है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? तार का अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है वो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। तो इसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पहले से ही ड्रॉ कर रखा है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a है और इस तार की जो लंबाई है वो स्मॉल l है और I धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका वेग यहाँ माइनस से प्लस की तरफ होगा और धारा का जो वेग है वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। यहाँ एक कुंजी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिख लेंगे कि माना कि चालक की लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल l a है और उसके बाद जो है इस डायग्राम को बनाकर हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ हम ये माने कि यदि चालक के एकांक आयतन में n आवेश कण या आप इनको समझ सकते हो कि n इलेक्ट्रॉन, n आवेश कण या इनको हम इलेक्ट्रॉन कह दें, प्रवाहित हों तो कुल आवेश तो जो कुल आवेश होगा, क्योंकि यहाँ हमने जो है n इलेक्ट्रॉन ली हैं इसलिए जो है आवेश भी थोड़ा होगा, तो हम उसको कुल आवेश को यहाँ dq मान रहे हैं क्योंकि ये पूरे तार का नहीं है, केवल यहाँ पर एकांक आयतन का आवेश है। इसलिए dq बराबर होगा n इंटू ई, क्योंकि ई आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में और n इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ dq बराबर ne होगा। लेकिन यदि मैं इस तार में कुल आवेश की बात करूं तो एकांक आयतन का आवेश यदि मुझे पता है और पूरे तार का आवेश निकालना है तो उसके लिए ये होगा कि एकांक आयतन में जितना आवेश है गुणा इसका कुल आयतन कितना है। इन दोनों का यहाँ पर अगर आप गुणा करोगे तो हमें यहाँ कुल आवेश मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि आखिर इस तार का आयतन कितना है। तो यदि डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन ने चालक में dx दूरी तय की
हो तो कुल आयतन ये डेल्टा टी समय के लिए हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ तक चला जाता है dx समय में, सॉरी dx दूरी तय करके डेल्टा टी समय में, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वेग है वो vd अनुगमन वेग या अपवाह वेग से चलता है। तो ये जो दूरी होगी, इस दूरी का जो फॉर्मूला होता है, या पहले आयतन का जो फॉर्मूला होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है, अगर ये बेलनाकार है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी लंबाई या ऊंचाई, लेकिन यहाँ केवल इतने से और इतने बीच की बात की जा रही है, तो ये जो ऊंचाई है इसकी लंबाई है ये केवल dx ली जाएगी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट का a है, जो यहाँ होगा वही क्षेत्रफल यहाँ होगा। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, और चाल यहाँ पर vd है और समय यहाँ पर डेल्टा टी लिया गया है, और ये हो जाएगा इसका कुल आयतन। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर में 3 नाम दे रहा हूं। समीकरण 2 से, समीकरण यहां 2 से, यानी समीकरण 2 में इस आयतन के मान को लगाता हूं, तो कुल आवेश बराबर हो जाएगा dq इनटू, और आयतन है यहां पर a इनटू vd इनटू डेल्टा टी, या कुल आवेश बराबर, इस dq की वैल्यू मैं समीकरण 1 से लगा देता हूं, NEA VD इनटू डेल्टा टी। यदि मैं इस डेल्टा टी को इधर लेके आऊं, तो कुल आवेश बट्टे लिया गया कुल समय बराबर होगा NEA इनटू VD, और कुल आवेश बट्टे कुल समय होता है औसत धारा यानी I के बराबर। तो NEA VD, हमसे यहाँ पूछा गया था विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, तो या तो यही लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपवाह वेग बराबर I अपॉन NEA, यही जो है संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर BD जो है ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग है, और I जो है यहाँ विद्युत धारा है। और अगर हम यहाँ से ऐसे लिखना चाहें कि ये जो विद्युत धारा है या अनुगमन वेग और विद्युत धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती हैं। तो जैसे जैसे अनुगमन वेग का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है। आगे इस प्रश्न में एक न्यूमेरिकल और दिया है और इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो किसी तार की लंबाई जो है 3 मीटर दी गई है, यानी चालक तार की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में या प्रति मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी ये स्मॉल m का मान दिया है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। उसके बाद तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है a, जो कि है 2 × 10⁻⁻6
मीटर स्क्वायर और प्रवाहित धारा I का मान दिया गया है 3 एम्पियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये अफवाह वेग ज्ञात करूंगा। तो अफवाह वेग का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है I/NEA। तो ऊपर I की वैल्यू यहाँ 3 लगाएंगे और अपॉन NEA, तो N की वैल्यू है यहाँ पर 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 गुणा, और A जो है क्षेत्रफल दिया है यहाँ 2 गुणा 10⁻−6। तो VD बराबर 3/2 का गुणा 8.5 में करेंगे तो 17, और यहाँ 1.6 है गुणा ये 28 प्लस हैं, -19 और -6 -25 होंगे, तो यहाँ 10⁻3 मिलेगा। तो VD बराबर हो जाएगा, अगर मैं इस दशमलव को हटाऊं तो ऊपर होगा 30 और ये 10⁻3 हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे रह जाएगा 17 गुणा 16। तो मैं काटूंगा यहाँ पर इसे 2 से 8 बार और इसे काटूंगा मैं 2 से 15 बार। तो VD बराबर मिलेगा 15 गुणा 10⁻³ बटे 17 गुणा 8। तो मैं 8 से काट लेता हूँ इसे, 8 एकन 8, और ये बचेंगे यहाँ पर 7, हो जाएगा 70, 8 8 64, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56। तो VD बराबर, अब मैं इसे 17 से यदि भाग दूं तो 0.17 एकन 17, और फिर 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 17 एकन 17 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो पूछा गया था, यहाँ ये पूछा गया था कि एक सिरे से, यानी तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तो मान लीजिए कि ये तार है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ तक उसको कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, जबकि उसकी चाल VD है और दूरी इस लंबाई के बराबर उसको चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो 3 मीटर दी है, और फॉर्मूला होता है, जो समय हमसे पूछा गया है T, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यहाँ पर VD लगाई जाएगी। तो दूरी है यहाँ पर 3 मीटर और समय है यहाँ पर 0.11 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको जो समय लगेगा ये हो जाएगा 3 गुणा 10⁻³ ऊपर, और मैं यदि यहाँ से दशमलव खत्म करूँ तो ऊपर 2 जीरो मिलेंगी और नीचे 11 रह जाएगा। तो T बराबर 11 का जब भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बचेगा 80, 11 7 77.3 बचेगा और 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 27.2 गुणा 10⁻³ सेकंड, और यही हमको ज्ञात करना था। ये प्रश्न संख्या 7 है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
किए गए कार्य पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ उसी प्रकार जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इस प्रश्न को फिलहाल छोड़ रहे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में हम इसको जरूर करेंगे। तो यहाँ दूसरा जो अथवा वाला प्रश्न हमको करना है उसे देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संधि संबंधी नियमों को समझाइए। ये यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेमी, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब किसी परपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहाँ चुम्बकीय फ्लक्स से मतलब होता है चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या। यानी जब हम किसी कुंडली के पास कोई चुम्बक लाते हैं या उससे जब दूर ले जाते हैं तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या में यहाँ परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी इस बंद कुंडली में एक जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर होता है। तो क्या होता है, इस कुंडली के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चालक बंद परपथ में प्रेरित धारा बहती है और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं उस विभवांतर के कारण मूव होने लगते हैं, जिससे कि हमें धारा प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो है स्वयं से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस धारा को प्रेरित धारा कहा गया है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं और ये पूरा जो फिनोमिना है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। यह घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी हम जब इस मैग्नेट को इधर या इधर मूव कराते हैं तो हम इस पर एक यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं और वही ऊर्जा हमें यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और आगे इसमें पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए थे, जिसका पहला नियम ये था विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति। यानी पहला नियम उन्होंने विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। तो इस नियम में यह बताया गया था कि जब किसी कुंडली या परपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और चालक बंद परपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यानी पहले नियम में केवल विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था तथा दूसरे नियम में ये बताया गया है कि विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है, जो बल उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है। तो इस नियम में यह कहा गया था कि जब किसी परपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी यदि फ्लक्स फाई है तो डी फाई अपॉन डी टी इस परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बाद में जाके लेंज ने इसमें कुछ संशोधन किया और उन्होंने बताया कि ये जो है, जो भी ये विद्युत वाहक बल या प्रेरित राशि होती हैं, ये स्वयं जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। और उन्होंने इसमें एक संशोधन किया, विरोध के लिए नेगेटिव साइन दिया। और यदि यहाँ जो कुंडली के जो फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो यही जो है बल माइनस के एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है, या आप इसको माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी भी लिखा मिल सकता है आपको।
क्योंकि ये जो है बहुत छोटे समय के लिए होता है। तो यदि केवल परिमाण पूछा जाता है इसका, तो परिमाण केवल इसका होता है n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। और यदि केवल मान पूछा जाता है तो हम इसमें विरोध के लिए नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेमी है, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है, तो कुंडली के तल पर यहाँ इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है और अपने लंबवत अक्ष के परितः इतने सेकंड में 180 डिग्री घूम रही है, तो प्रेरित विभव और धारा ज्ञात करनी है। तो जो दिया है पहले मैं लिख लेता हूँ कि जो वृत्ताकार कुंडली है इसकी जो त्रिज्या है r, ये यहाँ पर r बराबर दिया है 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि यहाँ 10 सेमी दिया गया था। उसके अलावा जो प्रतिरोध है वो 2 ओम दिया गया है तथा जो फेरों की संख्या है वो यहाँ 500 दी गई है और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो दिया गया है 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। तो शुरुआत में ये जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के लंबवत है और अपने लंबवत अक्ष की परितः यहाँ पर समय दिया गया है कि वह 2.5 सेकंड में जो है इतने डिग्री घूम जाती है। यानी θ1 की बात करें हम तो θ1 शुरू में 0 रहेगा, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी तल के लंबवत लग रहा है। और हम जानते हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जो प्रारंभिक फ्लक्स होगा φ1 वो जो है होगा BA cos θ1 और θ1 B और जो एरिया वेक्टर है वो भी हमेशा तल के लंबवत लिया जाता है, इसलिए B और A के बीच का कोण यहाँ 0 डिग्री बनेगा। लेकिन बाद में कहा गया है कि उसे 180 डिग्री घुमाया जाता है। तो जब हम फ्लक्स अंतिम फ्लक्स निकालेंगे φ2 तो यहाँ पर BA cos φ2 लेना होगा और इस कंडीशन में θ2 जो है 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैं φ1 फ्लक्स ज्ञात कर लेता हूँ। तो φ1 फ्लक्स होगा B का मान होता है 3 गुणा 10 की घात -5 और A जो है क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वेयर और r का मान है यहाँ 10 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वेयर गुणा cos और θ1 की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। तो φ1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से यदि मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 गुणा 10 की घात -5 गुणा पाई और ये होगा 100 गुणा 10 की घात -4 इंटू 1। तो φ1 इक्वल टू ये यहाँ 10 की घात केवल -2 बचेगा क्योंकि यहाँ 100 है, तो ये हो जाएगा 3 पाई गुणा 10 की घात -2 यहाँ है और -5 यहाँ है, तो माइनस के 7 इतने जो है फ्लक्स वेबर प्रति मीटर या इतने वेबर जो है यहाँ फ्लक्स मिलेगा। उसके अलावा अब मैं यहाँ φ2 ज्ञात कर लेता हूँ। तो φ2 यहाँ से लगाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, केवल क्या होगा यहाँ 180 आएगा और cos 180 की जो वैल्यू है वो 1 के स्थान पर -1 हो जाएगी, यानी -3 पाई इंटू 10 की घात -7 वेबर। तो मुझे यहाँ फ्लक्स में पहले परिवर्तन ज्ञात करना है डेल फाई, जो कि होगा φ2 माइनस φ1। तो डेल फाई इक्वल टू φ2 की वैल्यू लगाएंगे या φ1 माइनस φ2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ डिफरेंस ज्ञात करना है।
तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 3 पाई इंटू 10 की घात माइनस यहाँ 1 कर लीजिए और यहाँ 2 कर लीजिए, क्योंकि हमें केवल डिफरेंस चाहिए, माइनस 3 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7, और ये हो जाएगा डेल फाई इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 वेबर। हमसे यहाँ प्रेरित विभव यानी विद्युत वाहक बल जो है पूछा गया था, जिसका कि फॉर्मूला होता है, और यहाँ यदि आप नेगेटिव आता तो नेगेटिव साइन से हट भी जाता। केवल परिमाण की बात करूँ तो n इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो यहाँ फेरों की संख्या 500 दी गई है ऊपर, और यहाँ मैंने निकाला है फ्लक्स में जो परिवर्तन है 6 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 है, और समय जो है यहाँ पर ये डेल्टा टी था, इतना समय लगा उसको 0.25 है। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों दशमलव को यदि आप हटाओगे तो यहाँ पर प्लस 2 पावर बढ़ेंगी। तो और ये 25 से काटोगे यदि आप इसको तो ये 20 बार कट जाएंगे, और 20 का गुणा 6 में करेंगे तो 20 छक्के 120 पाई इंटू यहाँ 10 की घात माइनस 5 मिलेगा, और ये वोल्टेज है इसलिए इसको वोल्ट लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे प्रेरित विभव के साथ साथ धारा भी ज्ञात करनी थी, तो अब हम धारा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर वो होता है V अपॉन R। तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ V हमने विभव निकाल लिया है, और V के स्थान पर यहाँ प्रेरित विभव लिया जाएगा 120 पाई इंटू 10 की घात माइनस 5, और R लिया जाएगा यहाँ 2 ओम। तो R बराबर होगा, 2 से कटेगा इसे 60 बार 60 पाई इंटू 10 की घात माइनस 5 एम्पियर। ये होगा यहाँ धारा का मान।